लास्ट क्लास में फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स स्टार्ट किया था, उसी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए हम लोग एक क्लास फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ चुके हैं। कुछ और चीज़ें जो कहीं ना कहीं आप पहले पढ़ चुके हो, लेकिन उसको रिवाइज़ करना ज़रूरी है क्योंकि वो अब आगे हमारे काम आने वाली है। और ये चीज़ें हम बार बार हर टॉपिक में नहीं बताने वाले कि ये आइडेंटिटी ऐसी होती है या इसका मतलब ये होता है। अब आगे बढ़ते हैं सम इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ की तरफ। ये कुछ आइडेंटिटीज़ है जो कहीं ना कहीं आपने देखी है। इसमें से कुछ आइडेंटिटी जैसे ये वाली, ये आप इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है जो आपको ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यूज़ को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी a4 + a² + 1 = a² + a+1 एंड a² - a+1। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। बाकी आइडेंटिटी आप लोग पहले ही देख चुके हो। a³ + b³ + c³ - 3abc, a + b + c, a² + b² + c² - ab - bc - ca, वेयर a + b + c अगर 0 है तो a³ + b³ + c³ = 3abc मिलेगा आपको। ये कुछ आइडेंटिटीज़ है जो आप लोग नोट कर लीजिए एक बार अच्छे से, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमको गिवन है इफ़ a + 1/a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3, देन a³ + 1/a³ इज़ व्हाट। इसकी वैल्यू क्या मिलने वाली है। अब देखिए आज ही हमने अभी कुछ आइडेंटिटीज आपको बताई थी। सबसे पहले तो इसकी वैल्यू अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, a + 1/a ± √3। या तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू ध्यान से देखें। अभी एक आइडेंटिटी बताई थी a³ + b³। a³ + b³ क्या था, a + b होल क्यूब -3ab × a + b। यही आइडेंटिटी बताई थी अभी। अब इसको यूज़ करते हैं। अगर b की जगह मैं 1/a लिखता हूँ तो क्या आएगा, 1/a³ 1/a और 1/a और 1/a। तो ये क्या बनेगा, देखो a³ + 1/a³, a + 1/a होल क्यूब -3a × 1/a कैंसिल हो गया, a + 1/a। अब सारी वैल्यूज पुट करता हूँ। a + 1/a क्या मिला, ±√3 का होल क्यूब, ±√3 का होल क्यूब ±√3 का होल क्यूब 3√3 -3 ये है ही, और a + 1/a ±√3 ये मैंने लिखा ±√3। ठीक है। अब ये क्या बनने वाला है, देखिए ±3√3, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा 3√3। अब देखिए इसकी वैल्यू अगर मैं प्लस काउंट करता हूँ तो 3√3 - 3√3 0 हो गया। अगर यहाँ पे माइनस काउंट करता हूँ तो -3√3 + 3√3 ये भी 0 हो गया। तो ओवरऑल वैल्यू 0। इस तरह से हम आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते, कुछ इस तरह की चीज़ें हम लोग सॉल्व करते थे पहले। कुछ और चीज़ें देखें। डेफिनेशन ऑफ इंडाइसिस। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडाइसिस। वैसे तो आप इंडाइसिस पढ़ चुके छोटी क्लासेस में। एक छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं उसका भी। डेफिनेशन ऑफ इंडाइसिस। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, if a is any non-zero, if a is any non-zero real or imaginary number, real or imaginary number, a कोई रियल नंबर हो चाहे इमेजिनरी नंबर हो, नॉन जीरो होना चाहिए, एंड m is a positive integer,
is the positive integer, then a raised to m equal to a up to m times. a raised to m का मतलब है a को आप m टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, जहाँ पे a क्या है, कोई भी रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर हो सकता है, और m है वो पॉजिटिव इंटीजर होगा. Here a is called base and m is called the index power और एक्सपोनेंट. ठीक है, डेफिनेशन ऑफ इंडेक्सेस ये आगे. a रेज टू m के अंदर a जो है वो बेस होगा और m है वो आपका, उसको पावर भी बोल सकते हो आप, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो और इंडेक्स भी बोल सकते हो. और इसके कुछ लॉज है. क्या क्या लॉ है? लॉ ऑफ इंडाइसिस के अंदर फर्स्ट है a रेज टू 0 की वैल्यू 1 होती है. किसी भी नंबर, चाहे वो रियल हो चाहे इमेजिनरी नंबर हो, उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 मिलने वाली है आपको. नंबर 2, और a 0 नहीं होना चाहिए. अगर 0 आ गया तो उसकी पावर 0 क्या बन जाएगा? 0. सेकंड है a रेज टू माइनस m, उसको 1 अपॉन a रेज टू m लिख सकते हो. यहाँ भी a 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा. नंबर 3, e रेज टू m प्लस n, ये होना चाहिए a रेज टू m इंटू a रेज टू n. और नंबर 4, a रेज टू m माइनस n इक्वल्स टू होता है a रेज टू m अपॉन a रेज टू n. और फिफ्थ है a रेज टू m होल पावर n इक्वल टू a रेज टू m n. नंबर 6 है a रेज टू p बाय q, इसको आप a रेज टू a टू दी पावर p होल पावर 1 बाय q लिख सकते हो, या फिर a रेज टू 1 बाय q की होल पावर p लिख सकते हो. किसी भी वे में लिख सकते हो आप. इसको ऐसा लिख सकते हैं क्यूथ रूट ऑफ a रेज टू p, ऐसा लिख सकते हो. चलिए, ये तो था डेफिनेशन ऑफ इंडाइसेस और ये लॉ ऑफ इंडाइसेस जो आप लोग पहले पढ़ चुके हो. अब इसके अंदर कुछ प्रैक्टिस है, 1-2 क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और रिवीजन हो जाएगा इसका. ये हम लोग जो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल्स, ये सिर्फ इसलिए कि हम लोग पहले जो पढ़ चुके हैं उनको क्विक रिवीजन हो जाए, ताकि जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना सिलेबस के चैप्टर्स तो आप लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत ना आए कहीं पे भी. अगर आप भूल भी चुके हो तो भी सिंप्लीफाई. थर्ड रूट के अंदर, सिक्स्थ रूट के अंदर a टू दी पावर 9 और इसकी होल पावर 4 है. फिर नेक्स्ट है सिक्स्थ रूट है, उसके अंदर थर्ड रूट है और a टू दी पावर 9 है और होल पावर 4 है, होल पावर 4. द रिजल्ट इज व्हाट, इसका रिजल्ट क्या मिलने वाला है? चलिए इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले तो a की पावर 9, ये रहा a की पावर 9 और उसकी पावर 1/6, 6 रूट का मतलब 1/6, और उसकी पावर है थर्ड रूट 1/3 और उसकी पावर है 4. इन सबको मल्टीप्लाई करता हूँ. इसके अंदर भी ऐसा आएगा. सबसे पहले a की पावर 9, उसकी पावर 1/3, उसकी पावर 1/6 और उसकी पावर 4. अब ये कितना हो जाएगा देखें, a की पावर 9 इंटू 1/6 इंटू 1/3 इंटू 4, और इसका हो जाएगा a की पावर 9 इंटू 1/3 इंटू 1/6 इंटू 4. अभी क्या चीज़ें बनने वाली है देखें. 3 3 जा 9, फिर 3 2 जा 2 4 जा 2 हो गया, 3 3 जा 9, 3 2 जा और 2 4 जा.
ये हुआ ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू ए टू दी पावर 4। ये हो गया इसका सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट देखें, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में ये गिवन है, सिंप्लीफाई a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b डिवाइडेड बाय 2b स्क्वायर रूट ऑफ a होल पावर -1 प्लस b इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b अपॉन 2a स्क्वायर रूट ऑफ b होल पावर -1। इसको सिंप्लीफाई करना। सबसे पहले तो इसकी जो पावर है नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव बना लेते हैं। तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा, सॉल्व कर दें इसको, ये बन जाएगा a इंटू 2b रूट a अपॉन रूट a प्लस रूट b। ये नेगेटिव को पॉजिटिव बना दिया, प्लस b इंटू ये ऊपर चला जाएगा 2a स्क्वायर रूट ऑफ b अपॉन रूट a प्लस रूट b। अब ध्यान दें, 2ab इन दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा, 2ab। जो बची हुई टर्म है उसको लिखा रूट a स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर रूट ऑफ b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b इक्वल टू। अब देखिए इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर दोनों के ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2ab इंटू 1 इक्वल टू 2ab। ये सॉल्व हो गया। चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं कि आपको इंडाइसिस है वो और क्लियर हो जाए। हम सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे बहुत काम आने वाली है वो एक बार में देख लेते हैं। जैसे एक और अच्छा सा क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको, इवैल्यूएट स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 48। ये क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले तो देखिए, जब भी इस तरह की टर्म है, स्क्वायर रूट है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि इसको स्क्वायर बनाने की। अगर ये स्क्वायर बन जाता है तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब इसको ध्यान से देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इसको। अगर मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ तो मैंने लिखा सबसे पहले 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ होल स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस होल स्क्वायर रूट ऑफ 7 को मैं ऐसे ही छोड़ता हूँ। 48 को क्या लिखता हूँ, देखो 48 को लिखता हूँ, 48 को 16 3 जा ऐसे लिख सकते हैं, 16 बाहर तो 4 रूट 3 लिख सकते हैं, 4 रूट 3 को 2 इंटू 2 रूट 3 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 रूट 3। अब देखिए ये 7 क्या आ जाएगा, 7 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4 प्लस 3 प्लस 4 रूट 3 ऐसा लिख सकते हैं। देखिए 4 प्लस 3 7 और 4 रूट 3 का मतलब रूट 48। अब इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, और सिंप्लीफाई करता हूँ इसको। 4 को मैंने लिखा 2 का स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 को लिखा 2 इंटू 2 रूट 3 प्लस रूट 3 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए ये क्या चीज़ है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया, 3 प्लस 4 7 मिल गया आपको, और ये 2 और 2 4 स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा, 16 3 जा 48 ये मिल गया आपको। इसका मतलब ये और ये दोनों इक्वल है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, और देखें थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस रूट 3 प्लस ये क्या बन गया आपका 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ। अगर 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट और होल स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये टर्म आ गई। अब देखें ये 2 प्लस 2 4 4 प्लस 2 रूट 3, अब ये क्या बनेगा, फिर से देखें
ये बन जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस रूट के अंदर 2 प्लस 2 4 प्लस 2 रूट 3 2 रूट 3। अब इस 4 को क्या लिखता हूँ, ध्यान देना, मैं 4 को लिखता हूँ 3 और प्लस 1 लिखा, ऐसा लिख सकते हैं 4 को। ऐसा करने से क्या होगा, रूट 3 का ये स्क्वायर हुआ और ये 1 का स्क्वायर हुआ, ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान दें, ये क्या बनेगा, रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर हुआ, होल स्क्वायर और रूट दोनों कैंसिल हो गए। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखने वाला हूँ 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर और ये रूट दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब ये आपको क्या मिल गया, देखो, रूट 3 प्लस रूट 3 2 रूट 3 3 प्लस 1 4 लिखने की बजाय मैं सीधा सा सिंपल यही लिखता हूँ 3 प्लस 2 रूट 3 प्लस 1। अब इसको तो आप भली बात ही परिचित है, जैसे यहाँ किया था बिल्कुल वैसे ही, स्क्वायर रूट ऑफ, ये क्या लिखा, रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 प्लस 1। ये क्या बनेगा, रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट 3 प्लस 1 होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो रूट 3 प्लस 1, ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, ये इंडाइसिस से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग रेशियो पढ़ते हैं। रेशियो के अंदर कुछ है नहीं, बस इसकी थोड़ी सी थियरी है, कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लेते हैं, फिर प्रोपोर्शन पे जाएंगे जो अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रेशियो फर्स्ट पॉइंट है, इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी be two quantities of the same kind, then their ratio is which may be denoted by the fraction a by b। दो नंबर है ए और बी, या फिर दो क्वांटिटी है, वो एक ही तरह की है, सेम काइंड की है, तो आप उसको उनके रेशियो को इस फॉर्म में भी लिख सकते हो और इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। अब इसकी वैल्यू चाहे इंटीजर हो चाहे फ्रैक्शन हो, ये आपका रेशियो है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। नंबर 2 पॉइंट रेशियो के अंदर, ए रेशियो may be represented in a number of ways, for example, a by b equal to ma by mb equal to na by nb, इस तरह से। दो नंबर के रेशियो को आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं लिखने के, ये भी तरीका है, ये भी है, ये भी है, ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ है। नंबर 3 क्या बोलता है रेशियो के बारे में, टू कंपेयर टू और मोर रेशियो, reduce them to common denominator। कॉमन डिनोमिनेटर। जैसे मैं बात करूं, मैंने बोला कि 5/6 और 3/5, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन है, छोटी वैल्यू कौन है, कंपेयर करना है। तो इन दोनों के डिनोमिनेटर जो पार्ट है उनको इक्वल कर दो। इक्वल कैसे करेंगे, ये 6 है, ये 5 है, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँ
दोनों को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, और इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये बन जाएगा 25/30, ये बन जाएगा 18/30। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब आप बता सकते हैं इसमें से कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। ये वाली वैल्यू बड़ी है 25/18 से, तो ये बड़ा हो जाएगा। मतलब आपने जो लिखा था 5/6 वो बड़ा है 3/5 से, ये बड़ा है। तो दो रेशियो को कंपेयर करने के लिए उनके डिनोमिनेटर पार्ट को इक्वल कर दो, फिर आप कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, इफ A by B, A of B is any ratio, then its duplicate ratio is A square by B square। ए और बी का डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। मतलब ये रेशियो है तो ये भी रेशियो है, ये भी रेशियो होने वाला है। ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या आने वाला है, ट्रिप्लीकेट रेशियो। मतलब इस रेशियो का अगर आप स्क्वायर या क्यूब करोगे, जैसे कई बार क्या होता है, मैंने बोला कि ए बाई बी इक्वल टू 2/3 है। अब मुझे इसका स्क्वायर करना है बोथ साइड, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 4/9। ये इसका डुप्लीकेट रेशियो। ऐसे इसी तरह से ट्रिप्लीकेट भी कर सकते हैं। चलिए ट्रिप्लीकेट रेशियो हो जाएगा ए क्यूब बाई बी क्यूब। नेक्स्ट 5th पॉइंट क्या बोल रहा है, इफ ए बाई बी इज any ratio then its subduplicate ratio सबडुप्लीकेट का मतलब जैसे ये स्क्वायर था तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। सबडुप्लीकेट रेशियो ए की पावर 1/2 और बी की पावर 1/2। वैसे सब ट्रिप्लीकेट ए की पावर 1/3 और बी की पावर 1/3 हो जाएगा। वो आप चाहो तो लिख लेना। और रेशियो बिटवीन टू रेशियो, नेक्स्ट है रेशियो बिटवीन टू रेशियो। उसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि एक रेशियो है ए बाई बी, ये रेशियो है, और इन दोनों का रेशियो है सी बाई डी के साथ। ये एक रेशियो है और उनका रेशियो, तो उसको आप ऐसा लिख सकते हैं ए बाई बी का रेशियो सी बाई डी। आप लिख सकते हो ए बाई बी और इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो डी बाई सी, तो ये हो जाएगा ए डी अपॉन बी सी। दो रेशियो का रेशियो हम इस तरह से लिखते हैं। ये था रेशियो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं रेशियो का, और उसके बाद अपन बढ़ते हैं प्रोपोर्शन की तरफ। प्रोपोर्शन की कुछ चीज़ें हैं जो अपने बहुत काम की चीज़ें हैं, बहुत काम आने वाली हैं। एंड देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए एक क्वेश्चन देखिए रेशियो का, इफ x रेशियो y वो इक्वल है 3/4 के, देन फाइंड द रेशियो, शो 7x माइनस 4y 3x प्लस y। इन दोनों का रेशियो आपसे पूछा है, इन दोनों का रेशियो गिवन है और उन दोनों का रेशियो पूछा है। कैसे फाइंड करेंगे, चले अब हमको गिवन क्या है, x बाई वाई इक्वल टू 3/4। मतलब यहाँ से अगर मैं x या y किसी एक की वैल्यू फाइंड करने जाऊँ तो x मुझे मिलेगा 3/4 इंटू वाई। अब हमको जब फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, टू बी फाइंड 7x माइनस 4y अपॉन 3x प्लस वाई। ये कितना होगा ये मुझे फाइंड करना है। मैं क्या करता हूँ, ये जो x की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो ये मुझे मिलेगा 7 इंटू 3/4y माइनस 4y डिवाइड बाय 3 इंटू एक्स की जगह 3/4y प्लस y। अब इन दोनों में से y कॉमन निकालो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से, तो ऊपर क्या बचेगा 7 3 जा 21/4 माइनस 4 अपॉन 3 3 जा 9/4 प्लस 1, ये बचेगा।
इसको आगे और लिखूँ 21 माइनस 16, तो 21 माइनस 16 बाय 4 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4 बाय 4, ये कैंसिल हो गया। 21 माइनस 16 कितना हुआ 5 अपॉन 9 प्लस 4 13, 5 बाय 13, ये इनका रेशियो आ जाएगा। तो कुछ रेशियो से रिलेटेड इस तरह की चीज़ें होती है जो हमारे काम आने वाली है। नेक्स्ट है प्रोपोर्शन। देखें, ये हम जितनी भी बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं वो आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखी हुई है। हम सबको एक साथ ला के आपको रिवाइज करा देते हैं कि ऐसी चीज़ें आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखी है, ताकि अभी जैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग ये सारी चीज़ें काम आएगी, हम लोग वहाँ पे आगे फटाफट बढ़ते जाएंगे। प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन के अंदर क्या आता है, दो रेशियो की बात होती है इसके अंदर। व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल, अगर दो रेशियो इक्वल है तो जैसे a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, ये उसको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। दो रेशियो वो इक्वल गिवन है तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देन इट इज रिटर्न एज, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। दो रेशियो इक्वल है, यही आपका प्रोपोर्शन है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए इसमें वन बाय वन सभी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है ए एंड डी। अब इसके अंदर ए और डी, ये जो यहाँ पे लेफ्ट है, सबसे लेफ्ट वाला और सबसे राइट वाला, एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट पे जो वैल्यूज़ है ए एंड डी आर नोन एज एक्सट्रीम्स। क्योंकि ए और डी ये दोनों एक्सट्रीम पॉइंट पे, एंड पॉइंट पे, लेफ्ट में भी और राइट में भी, तो इनको एक्सट्रीम बोलेंगे। और जो बीच वाले जो दोनों हैं एंड बी एंड सी, ये जो दोनों बीच वाले हैं आर नोन एज मीन्स। समझ आया? तो ये जो दोनों हैं, ये जो प्रोपोर्शन था जिसके अंदर दो रेशियो इक्वल है, इसके अंदर ये जो फर्स्ट और ये सबसे लास्ट, इनको एक्सट्रीम और बीच वाले को मीन्स। नंबर टू वाली पॉइंट है एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन। An important property of proportion। प्रोपोर्शन की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से देखिए। ये और ये, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगा, इन दोनों के प्रोडक्ट के। मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये जो लास्ट है, फर्स्ट लेफ्ट का लास्ट और राइट वाला लास्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट दोनों बीच वाले प्रोडक्ट के इक्वल आएगा हमेशा प्रोपोर्शन के अंदर। दो रेशियो इक्वल है तो ये हमेशा होने वाला है। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। नंबर थर्ड पे है, चलिए ये वाली चीज़ें काम में लेते हैं इन सभी को। इफ़ ए और बी का रेशियो सी और डी के रेशियो के इक्वल है, देन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। अगर मैं इन दोनों को रेसिप्रोकल कर दूं, दोनों को इन्वर्स बना दूं, तो इसको इन्वर्टेंडो कहते हैं। इन्वर्टेंडो, तो इन्वर्टेंडो क्या बताएगा कि बी बाई ए इक्वल टू डी बाई सी, ये होता है इन्वर्टेंडो। इसको बोलते हैं इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो के अंदर मतलब समझ आ गया होगा आपको क्या करना है।
इसको दोनों को रेसिप्रोकल करना है, b बाय ए इक्वल टू डी बाय सी, ये इन्वर्टेंडो में आ गया, इन्वर्स कर लिया। नंबर 4 पे है इफ ए डी, इसका मतलब ये गिवन है आपको a बाय बी इक्वल टू सी बाय डी। ऑल्टरनेंडो का मतलब इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो, इन दोनों को या फिर इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो, ये है ऑल्टरनेंडो। तो ऑल्टरनेंडो आ जाएगा, इन दोनों को a इधर c आ जाएगा और इधर b और ये d आ गया, वो कैसे हुआ, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेंडो। देखो इस c को इधर ले आऊँ और इसको इधर ले आऊँ तो ये बन जाएगा ऑल्टरनेंडो में क्या बनने वाला है, ये a बाय सी इक्वल टू बी बाय डी, ऐसा लिख सकते हैं हम। तो इन्वर्टेंडो आपको समझ में आ गया, a बाय बी इक्वल टू सी बाय डी है। इन्वर्टेंडो बोलता है कि दोनों को रेसिप्रोकल कर दो, इन्वर्स कर दो, मतलब b बाय ए कर दो डी बाय सी। ऑल्टरनेंडो कहीं करने का बोले, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, इनको आपस में इंटरचेंज करें, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, या फिर ये इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी, ये है ऑल्टरनेंडो। नेक्स्ट एक और चीज़ देखते हैं प्रोपोर्शन के अंदर इन्वर्टेंडो हो गया, ऑल्टरनेंडो हो गया, कंपोनेंडो और डिविडेंडो देखते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ, क्या बोलता है, इफ ए बी सी बाय डी देन अगर ये ऐसा लिखा हुआ है a बाय बी इक्वल टू सी बाय डी, अगर मैं इसमें दोनों साइड +1 करता हूँ, मतलब ऐसा करता हूँ कि a प्लस बी अपॉन बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी, न्यूमरेटर के अंदर डिनोमिनेटर वाली चीज़ ऐड कर देता हूँ, तो इसको बोलते हैं कंपोनेंटो। कंपोनेंटो में एक्चुअली में करते क्या हम लोग, ये जो लिखा हुआ है a बाय बी और c बाय डी, इन दोनों के अंदर +1 करते हैं बोथ साइड, और फिर इसको एलसीएम से सॉल्व करोगे तो आपको यही मिलेगा, ये है आपका कंपोनेंटो। नेक्स्ट है 6 है डिविडेंडो, इफ a बाय बी इक्वल टू सी बाय डी देन ये जो है a बाय बी इक्वल टू सी बाय डी, अब इसके अंदर डिविडेंडो का मतलब इस न्यूमरेटर के अंदर डिनोमिनेटर वाले पार्ट को माइनस कर देना है, ये न्यूमरेटर के अंदर डिनोमिनेटर वाले पार्ट को माइनस करने, इसको बोलते हैं डिविडेंडो। ये डिविडेंडो हो गया, या फिर यूं कहें सिंपली हम लोग क्या करते हैं, ये जो रेशियो गिवन है, ये रेशियो, अब इसके अंदर -1 कर सकते हैं बोथ साइड। अब इक्वेशन तो आपको पता है, इक्वेशन के अंदर बोथ साइड आप कुछ भी कर सकते हो, प्लस भी कर सकते हो और माइनस भी कर सकते हो। प्लस करने पे हमको ये मिलेगा, इसको बोलते हैं कंपोनेंटो, माइनस करने पे हमको ये मिलेगा, इसको बोलते हैं डिविडेंडो, और दोनों को एक साथ करें तो मतलब a प्लस बी +1 भी कर दिया, -1 कर दिया, या फिर यूं कहें कि मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, इसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। दोनों काम करने हैं। तो आपको इन्वर्टेंडो समझ आया, इन्वर्टेंडो का मतलब इन्वर्स कर देना, a बाय बी को b बाय ए, c बाय डी को d बाय सी, और ऑल्टरनेंडो का मतलब क्या हुआ कि दोनों को इंटरचेंज कर देना, a बाय बी की जगह c लिख दो और c की जगह b लिख दो, b बाय डी हो जाएगा, a बाय सी इक्वल टू b बाय डी। कंपोनेंटो में क्या करना है, दोनों के अंदर +1 करना है, या फिर डिनोमिनेटर वाले पार्ट को न्यूमरेटर के अंदर ऐड कर देना है, दोनों लेफ्ट में और राइट में, और डिविडेंडो के अंदर डिनोमिनेटर वाले पार्ट को माइनस कर देना है। और कंपोनेंडो और डिविडेंडो के अंदर क्या करना है, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को न्यूमरेटर में से माइनस करना, प्लस करना है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर वाले पार्ट में से डिनोमिनेटर वाले पार्ट को माइनस करके लिखना है, ये डिविडेंडो। कंपोनेंडो और डिविडेंडो दोनों एक साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक इसके लिए भी एक क्वेश्चन कर देते हैं हम लोग।
प्रोपोर्शन का इक्वेशन कर देते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा गया सॉल्व द इक्वेशन 3x to the power 4 minus plus x square minus 2x minus 3 upon 3x to the power 4 minus x square plus 2x plus 3 equal to 5x to the power 4 plus 2x square minus 7x plus 3 upon 5x to the power 4 minus 2x square plus 7x minus 3। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए अभी हम लोगों ने जो पढ़ा प्रोपोर्शन के अंदर वो चीज़ें यूज़ करते हैं। अब आप ध्यान से देखें तो क्या, अगर मैं इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाता हूँ तो क्या बन जाएगा, ये तो क्या बन जाएगा। देखिए इसमें इसको प्लस कीजिए न्यूमरेटर के अंदर, प्लस करने से क्या होगा, देखो ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल हो गया, माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल हो गया, बस ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो ये 6x टू दी पावर 4 हो गया। अपॉन में देखें, अपॉन में इसमें से इसको माइनस कीजिए तो ये वाली टर्म माइनस हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस एक्स स्क्वायर तो 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 ये बचेगा। क्या ये समझ आया। कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो के अंदर न्यूमरेटर के अंदर तो इसको प्लस करना होता है, इसको प्लस करते ही ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों ही सिर्फ ये दोनों बचेंगे, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों बच जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। अब इसके अंदर देखिए राइट हैंड साइड के अंदर जैसे आप इसमें से इसको प्लस करोगे तो ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, जो बचेगी वो 5 और 5 10x 4 यानी 2 इंटू 5x टू दी पावर 4 ऐसा लिख सकते हैं। इसको भी मैं 6 को 2 इंटू 3 लिख देता हूँ। अब इसमें से इसको माइनस किया तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, बाकी टर्म है वो 2 टाइम्स हो जाएगी, 2 टाइम्स 2x टू दी पावर स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। उम्मीद है आप लोगों को ये सारी कहानी समझ आ गई होगी। कंपोनेंटो और डिविडेंडो किया, अब ये 2 तो कैंसिल हो गया, जो टर्म बची इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिए क्या मिलता है, 3x टू दी पावर 4, ये मल्टीप्लाई इधर आएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा, इक्वल टू 5x टू दी पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब देखिए ये x4 और ये x4 कैंसिल हो गया, ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 2 जा 6x स्क्वायर माइनस 7 3 जा 21x प्लस 9 इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 15। ये 5x स्क्वायर इधर आएगा तो 6x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 10 तो माइनस 11x, 9 माइनस माइनस प्लस 15 तो ये हो जाएगा 24 इक्वल टू 0। अब तो ये क्वाड्रेटिक हो गई, मिडिल टर्म स्प्लिट करो और इसकी वैल्यू फाइंड कर लो। हमें बताएं 11 के क्या ब्रेक करो, 24 आ जाए, 8 3 जा 24 तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x प्लस 24 इक्वल टू 0। ये कॉमन x माइनस 8 माइनस 3 कॉमन x माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन x माइनस 8 कॉमन और x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x की आपको दो वैल्यू मिलेगी 3 और 8। तो इस तरह की चीज़ें जो थी, जो हम कभी जैसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं बड़े क्वेश्चन, जैसे नेक्स्ट हम लोग 11th क्लास के कुछ चैप्टर्स पढ़ेंगे, उसके अंदर सीक्वेंस सीरीज़ के या बाइनोमियल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और कहीं पे भी इस स्टेप तक आगे रुक गए, हमें इसको सॉल्व करना है और इस स्टेप तक आ गए तो उसके बाद हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो वहाँ ये चीज़ें काम आएगी कंपोनेंट और डिविडेंडो। तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में सॉल्व करके और वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखें, उस टाइम अगर मैं बोलूँगा कि कंपोनेंट और डिविडेंडो तो कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा ये क्या चीज़ आ गई, इसलिए ये सारी चीज़ें पहले बताना जरूरी होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब ये क्या चीज़ है उसको समझते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अंदर आपको दो इक्वेशन है जिसके अंदर 3 अननोन है और उनको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे वो देखें। अगर आपके पास एक इक्वेशन है और एक ही अननोन है तो आप उसको फाइंड कर सकते हैं। दो इक्वेशन के अंदर दो अननोन है तो भी फाइंड कर सकते हो। 3 इक्वेशन के अंदर 3 अननोन तो फाइंड कर सकते हो। लेकिन इक्वेशन 2 है और अननोन 3 है तो फाइंड कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो नेक्स्ट है, इफ two equations containing 3 unknowns, are a1x plus b1y plus c1z equal to 0 and a2x plus b2y plus c2z इक्वल टू 0। अभी इक्वेशन 2 है और 3 अननोन है तो इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है एक्स वाई जेड की। तो कैसे फाइंड करेंगे उसको समझते हैं। मतलब पूरी वैल्यू तो नहीं बता सकते लेकिन हम लोग इतना बता सकते हैं उनकी रेशियो क्या आएगा, एक्स वाई जेड का वैल्यूज़ का रेशियो क्या आएगा वो कैसे फाइंड करते हैं। उसके लिए देखिए, आपको सबसे पहले एक्स लिखना है, एक्स, और इसको हाइड कर देना। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट कोएफिशिएंट का b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y लिखना है। इन दोनों को हाइड करना है। फिर अभी जैसे ये से मल्टीप्लाई किया था ऐसा ना करके ऐसे मल्टीप्लाई करना है, a2 c1 माइनस a1 c2, फिर z, और फिर इसको हाइड कर देना है। फिर वापस ऐसे मल्टीप्लाई करना है, a1 b2 माइनस a2b1। अब ये रेशियो मिल जाएगा आपको एक्स वाई जेड का। या फिर एक और तरीका, हम लोग क्या करें, इनके रेशियो को लिख लेते हैं। सबसे पहले y से स्टार्ट करते हैं, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। ठीक है, क्या किया, y से स्टार्ट किया हमने, y के जो कोएफिशिएंट उनको लिखा b1 b2, फिर z के c1 c2, फिर यहाँ से स्टार्ट किया a1 a2, फिर b1 b2 तक। अब ऐसा करने से होगा क्या, इन दोनों का प्रोडक्ट करो, ये माइनस करो, ये x के नीचे लिखो, b1 c2 माइनस b2 c1, फिर y अपॉन इन दोनों का प्रोडक्ट करो, c1 a2 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट a1 c2 इक्वल टू z के अंदर इन दोनों का प्रोडक्ट करो, a1 b2 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट a2 b1। ये हो गया सिंपली। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर आपके पास दो इक्वेशन है और 3 अननोन्स है और इनका रेशियो फाइंड करना है, जो 3 अननोन्स है उनका रेशियो, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो y वाली टर्म है उसके कोएफिशिएंट से स्टार्ट करेंगे, उनके कोएफिशिएंट लिखे, फिर z वाली टर्म के कोएफिशिएंट लिखे, फिर वापस x वाले के और फिर y वाले के, और फिर ऐसे चलेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, ये x के नीचे, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट y के नीचे, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट z के नीचे। ये वैल्यूज़ आ गई। चलिए, अब अगर आपको ये समझ आ गया है तो हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द रेशियो ऑफ x y z from the equation क्या है, 7x इक्वल टू 4y प्लस 8z, और दूसरी है 3z इक्वल टू 12x प्लस 11y। इसमें x y z का रेशियो पूछा है, इसको सॉल्व करके, क्योंकि दो इक्वेशन और 3 अननोन है तो फाइंड तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम लोग इनका रेशियो जरूर फाइंड कर सकते हैं। चलिए तो रेशियो फाइंड करते हैं एक्स वाई जेड का, क्या रेशियो आएगा वो देख लेते हैं।
सबसे पहले तो मैं इसको इस फॉर्म में लिखता हूँ 7x माइनस 4y माइनस 8z इक्वल टू 0। दूसरे को लिखा, इधर आएगा 12x प्लस 11y माइनस 3z इक्वल टू 0। अब इनके कोएफिशिएंट को लिखते हैं, -4 y वाला 11, फिर -8 -3 7 12 और -4 11। अब x के नीचे क्या आएगा देखें, इन दोनों का प्रोडक्ट 4 3 जा 12 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट -88 प्लस 88 हो गया इक्वल टू y अपॉन इन दोनों का प्रोडक्ट -96 और इन दोनों का -21 माइनस माइनस प्लस 21 इक्वल टू z अपॉन इन दोनों का प्रोडक्ट 77 माइनस 48 माइनस माइनस प्लस 48। ये हो गया रेशियो। अब इसको आप चाहो तो प्लस करके लिख लो, 12 प्लस 88 कितना हुआ 100, ये आ गया 100 इक्वल टू y अपॉन ये कितना हुआ -96 प्लस 21, 96 माइनस 1 95, 95 टू 85 और 75 -75 इक्वल टू z अपॉन देखिए 77 प्लस 3 80, 80 और 45, 80 और 45 125 z अपॉन 125। आप अगर 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो x बाय 4 इक्वल टू y बाय -3 और z बाय 5। ये रेशो आ गया 4 -3 और 5। ये था, इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इस तरह से हम रेशियो फाइंड करते हैं 3 अननोन का 2 इक्वेशन के अंदर। नेक्स्ट है एक और चीज़ देखें, डिटर्मिनेंट वाली। डिटर्मिनेंट देखिए, डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये ऐसे दो लाइनें होती हैं, उसके अंदर कुछ वैल्यूज लिखी होती है, नंबर्स किस तरह से लिखे होते हैं, ऐसे, ये एक रो टाइप में लिखे होते हैं। ये रो है, 2 रो है और ये कॉलम, जितनी रो होगी उतने ही कॉलम होंगे। 2 रो है तो 2 कॉलम, 1 रो है तो 1 कॉलम, 3 रो है तो 3 कॉलम, 4 रो है तो 4 कॉलम। इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। इसको हम डेप्थ में पढ़ेंगे, लेकिन 12th क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन 11th में कहीं कहीं ये काम में आता है, इसका एक्सपांसन कहीं कहीं काम में आता है। तो एक बार देख लेते हैं। देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका एक्सपांसन बोले तो क्या होता है, क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट करो a1 b2 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट करो a2 b1, ये इसकी वैल्यू होती है। जैसे एग्जांपल में दौर पर बताऊं 1 2 3 4, इस डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू होगी, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1 × 4 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट 3 × 2, ये हो जाएगा 4 - 6 इक्वल टू -2। ये वैल्यू आ गई। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ, a + b और c और d और a - b। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, इन दोनों का प्रोडक्ट करो a + b × a - b, माइनस तो लगाना ही है बीच में, इन दोनों का प्रोडक्ट करके बीच में माइनस लगाना है, चाहे यहाँ पे है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। माइनस लगाना है तो ये आएगा माइनस, जैसे मान लो माइनस ऑलरेडी है फिर भी आपको माइनस लगाना है, ये माइनस और ये मल्टीप्लाई होकर प्लस CD बन जाएगा, वो अलग है। अब यहाँ पे आपको देखना है प्लस में है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये अलग कॉलम है, ये अलग रो है, ये एक ही रो में जा रहा है और एक ही कॉलम में है। प्लस में एक पूरा एलिमेंट है, ये एक दूसरा एलिमेंट है, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट था 2/2 का। 2/2 क्यों, इसमें 2 रो और 2 कॉलम है, उसका एक्सपांसन इस तरह से करते हैं। अगर 3/3 का तो उसका एक्सपांसन कैसे करेंगे उसको समझें। डिटर्मिनेंट का एक्सपांसन 3/3 का, जैसे मैंने लिखा a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3, इसका एक्सपांसन करना है या इसको एक्सपांड करना है, इसका एक्सपांसन करना है, इसको एक्सपांड करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें से कोई भी रो या कोई भी कॉलम को आप सिलेक्ट कर लो, इनको रो बोलते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना इनको रो बोलते हैं, और ये जो वर्टिकल इनको कॉलम बोलते हैं।
आपकी मर्जी से कोई भी रो या कोई भी कॉलम को सिलेक्ट करो। ज़्यादातर हम लोग फर्स्ट रो को ही सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट कर लिया फर्स्ट रो को, तो यहाँ पे लिखा A1, ये B1 और ये C1 लिखा। अब देखें A1 लिखा है तो A1 से रिलेटेड जो रो, A1 जिस रो में है, इस रो में है और इस कॉलम, उसको छोड़ दो, बाकी बचा हुआ डिटरमिनेंट यहाँ पे लिख दो, B2 C2 B3 C3 ये लिखा। फिर यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे माइनस आपको लगाना है अपनी तरफ से। अगर ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस लगाना ही। अब B1 किस रो में है? B1 इस रो में, इस कॉलम में, इसको छोड़ दो, बाकी बचा हुआ डिटरमिनेंट लिख दो। ये है A2 A3 C2 C3 और ये प्लस आ जाएगा। C1 किस रो में? इस रो में और इस कॉलम में है, इन दोनों को छोड़ दो, बाकी बचा हुआ डिटरमिनेंट लिख दो। ये आ जाएगा A2 A3 B2 B3 बस। और उसके बाद इस डिटरमिनेंट की वैल्यू तो आपको आती है, क्या करना है? A1 इन दोनों का प्रोडक्ट B2 C3 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट B3 C2 माइनस B1 है ही, इन दोनों का प्रोडक्ट A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 इन दोनों का प्रोडक्ट A2 B3 माइनस A3 B2। हो गया सॉल्व। इस तरह से 3/3 के डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। क्या करें? सबसे पहले ये मैं 1 लिखता हूँ, ये 1 लिखा, ये 1 वाली रो और कॉलम को छोड़ देता हूँ, बाकी दूसरा डिटरमिनेंट लिखता हूँ 5 6 8 और 9 ये लिखा। फिर माइनस आएगा, ये माइनस आएगा ही, चाहे है नहीं है। फिर 2 लिखता हूँ, ये 2 लिखा। फिर 2 वाली रो इसको छोड़ना है और इस कॉलम को छोड़ना है, इस रो इस कॉलम को। बचा हुआ कितना? ये 2 बचे और ये 2 बचे, इनको डिटरमिनेंट में लिखा 4 7 और 6 9 ये लिखा। प्लस माइनस प्लस ऐसे चलना है। फिर ये 3 लिखा, फिर ये 3 वाली रो को छोड़ दिया, 3 वाले कॉलम को छोड़ दिया, बाकी बचा हुआ डिटरमिनेंट लिखा 4 7 5 और 8 ये लिखा। ठीक है, अब इसको एक्सपांड कैसे करें? देखिए इसका एक्सपांशन तो जानते हैं, 9 5 जा 45 माइनस 8 6 जा 48, 45 माइनस 48 माइनस 3, तो 1 इंटू माइनस 3 आया, माइनस 2 है इसका, 9 4 जा 36 माइनस 7 6 जा 42, 36 माइनस 42 तो कितना वो -6, ये -6 आ गया। प्लस 3 इन दोनों का 32, 8 4 जा 32 माइनस 7 5 जा 35, 32 माइनस 35 -3 ये हुआ -3, ये हुआ 12, ये -9 इक्वल टू 0। ये इसका एक्सपांसन है। तो इस तरह से 3/3 का डिटरमिनेंट का हम एक्सपांसन करते हैं। 3/3 का मतलब समझ गए होंगे आप, 3 रो और 3 कॉलम। चलिए एक लास्ट चीज़, डिविजिबिलिटी टेस्ट। कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, ये कैसे पता चलता है? डिविजिबिलिटी टेस्ट के अंदर कोई नंबर अगर 3 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, तो हमें कैसे पता चलता है कि वो 2 से डिविजिबल है? कोई नंबर 2 से डिविजिबल कैसे पता चलता है? जो भी नंबर है, कितने भी डिजिट का नंबर है, उसकी जो यूनिट वाली है, यूनिट प्लेस पे जो भी डिजिट बैठा हुआ है यूनिट प्लेस पे, वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 2 से डिवाइड है, तो वो पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 4 से डिवाइड, कोई नंबर 4 से डिवाइड होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो जो भी नंबर है आपके पास कितने डिजिट का, उसके लास्ट 2 डिजिट यूनिट पे और 10th प्लेस पे जो डिजिट आ रही है, जैसे अगर 2 से डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो ये जो नंबर है इसके अंदर ये वाली डिजिट सबसे लास्ट, ये 2 से डिवाइड होनी चाहिए। अगर 4 से डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो इसके अंदर ये जो लास्ट 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए, डिवाइडेड बाय 4 से डिवाइड होनी चाहिए। और अगर 8 की बात कर रहा हूँ तो 1 2 3 4, ये जो लास्ट 3 डिजिट है, कितने ही नंबर का डिजिट है, लास्ट 3 डिजिट है वो डिवाइडेड बाय 8 होना चाहिए, 8 से डिवाइड होना चाहिए 3 डिजिट। 2 के लिए यूनिट प्लेस वाले डिजिट 2 से डिवाइड होने चाहिए, तो पूरा नंबर है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड होने चाहिए, तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट है वो 8 से डिवाइड होनी चाहिए, तो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। 3 वाला कैसे पता करेंगे? जितनी भी डिजिट है उन सभी का सम करो, इन सभी डिजिट का सम करो, और अगर वो सम 3 से डिवाइड है तो पूरा नंबर है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 9 वाला, 9 में भी ऐसे ही, पूरा का पूरा जितने भी डिजिट है उन सभी का सम करो, अगर वो सम 9 से डिवाइड है तो पूरा का पूरा नंबर है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। 5 के लिए लास्ट का जो एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट या तो वो 0 हो और 5, दोनों में से कोई भी एक हो।
या तो 0 हो या 5 हो, तो पूरा का पूरा नंबर है वो 5 से डिवाइड हो जाता है। आपको समझ आ गया होगा 2 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, 4 से कैसे। लास्ट यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। लास्ट 2 डिजिट वाला 10th और यूनिट वाला, लास्ट 3 डिजिट 100, 10 और यूनिट वाला, ये तीनों डिवाइड होने चाहिए। 3 का सभी डिजिट का सम है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। 9 का सभी डिजिट का सम है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। 5 का लास्ट डिजिट है वो 0 या 5 होनी चाहिए। और 6 के लिए आपको क्या करना है, ये जितने भी डिजिट है सभी डिजिट का सम करो। अगर वो सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से डिवाइड हो गया, और लास्ट डिजिट है वो 2 से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब ये जो नंबर है वो 3 से भी है और 2 से भी, जो 3 और 2 दोनों से वो 6 से हो जाता है। और क्या बचा इसके अंदर, सारे हो गए। 2, 3, 4, 5, 6, 7 का कोई रूल नहीं है। 8, 9, 10 के लिए लास्ट डिजिट पे 0 होना चाहिए। और 11 के लिए देखिए क्या करें, 11 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, वो कैसे पता करते हैं। 11 से डिवाइड होने के लिए ऑड प्लेस पे जो डिजिट है और इवन प्लेस पे जो डिजिट है उनका डिफरेंस या तो 0 हो या मल्टीपल ऑफ 11 हो, या तो 0 हो या मल्टीपल ऑफ 11 हो, तो वो पूरा का पूरा नंबर है वो 11 से डिवाइड हो जाता है। जितनी भी डिजिट है उन सब देखे, ऑड प्लेस पे देखो 1, ये 3, ये 5, और इवन प्लेस पे 2 और 4, इन दोनों का डिफरेंस, उनके सम का डिफरेंस है। सम का डिफरेंस अगर वो 0 है या फिर मल्टीपल ऑफ 11 है, मतलब 11, 22, 33, 44, 55, 66 ऐसा कुछ है, तो फिर ये नंबर है पूरा 11 से डिवाइड हो जाता है। ये था डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो हमने लगभग जितने हमारे काम की चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो आप लोग पहले पढ़ के आए थे, उन सभी का रिवीजन कर दिया। तो हमारा फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स यही ख़त्म होता है, हम लोग का बेसिक्स ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना लॉगरिथम। ठीक है, आज के लिए इतना ही।